नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक जितने हमने पढ़ा वो अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। लगभग हम 50% हिंदी को कवर कर चुके हैं, जिसे आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा और आपकी अच्छी तैयारी चल भी रही होगी। नोट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि बाद में आके सारी क्लासें नहीं ले पाओगे। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। कल जो हमारा लास्ट टाइम टॉपिक था वो था हमारा अव्यय। क्या था? अव्यय या अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द। ये हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा वाच्य। क्या होगा? वाच्य। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा वाच्य। अच्छे से समझने की कोशिश करनी है तो समझ में आ ही जाएगा। वाच्य, सॉरी, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। या हम कह सकते हैं क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है, क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य की क्रिया किस पर निर्भर करती है। या हम कह सकते हैं क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो हमें जानकारी देता है, जानकारी देता है, क्रिया का वह रूप जो हमें जानकारी देता है कि क्रिया किस पर निर्भर है, कि क्रिया किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया किस पर निर्भर करती है। क्रिया क्या होती है ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। पहले ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। वे शब्द जो क्रिया क्या होती है? क्रिया वह होती है जो हमें काम का होना बताती है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में प्रधान क्या है। या हम कह सकते हैं कि क्रिया किस पर निर्भर करती है। क्या क्रिया किस पर निर्भर करती है? क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। वाच्य कहलाता है। वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। वाच्य 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है आपका कृतवाच्य, नंबर 2 पर है आपका क्रमवाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, और नंबर 3 पर है आपका क्या? भाववाच्य। कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कुल मिलाकर बात यह है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया किस पर निर्भर करती है। कर्तवाच्य कर्ता पर निर्भर करती है, क्रम पर निर्भर करती है, या फिर किस पे? आपका भाव पर निर्भर करती है। क्या कहलाती है? आपका वाच्य कहलाती है। अब हम अच्छे से देखते हैं कर्तवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य के, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको अच्छे से पता है कि क्रिया क्या होती है। वे शब्द जो हमें कार्य के होने का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं?
क्रिया कहलाते हैं। और क्रिया जिन मूल शब्दों से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वाच्य। हमने देख लिया वाच्य के डेफिनेशन। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम देखते हैं कृतवाच्य। क्या? कृतवाच्य। क्या होता है कृतवाच्य? जब क्रिया में प्रधानता किसकी होती है? जब क्रिया में प्रधानता होती है किसकी? कर्ता की। जब क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है, लिखिए, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, या कह सकते हैं क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, कर्ता पर निर्भर होती है, क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, या कह सकते हैं कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जो डेफिनेशन में बोल रहा हूँ आप उसे भी नोट कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्रिया सीधे रूप से कर्ता पर निर्भर करती है, या कह सकते हो क्रिया कर्ता पर निर्भर होती है। ये डेफिनेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 2-3 कि आपको जोन सी आसान लगेगी, आप समझने में आपको सुविधा होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम, इसमें कुछ पॉइंट हैं, लिख लीजिए। कृतवाच्य में नोट करिए, नोट। कृतवाच्य में सकर्मक व अकर्मक, सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी और अच्छे से समझाया भी था कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। अर्थात कर्ता में इसमें जो कृतवाच्य होते हैं इसमें अब जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। जैसे सकर्मक क्रिया क्या होती है? पढ़ना। भाई राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, सिर्फ मैं पढ़ता लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। पढ़ता है लिख देता हूँ, फिर भी नहीं तो बोलोगे कि सर बस शॉर्टकट में चल रहे हैं। मैं लिख देता हूँ राम पढ़ता है, राम। चलो जब डेफिनेशन समझाऊंगा एग्जाम्पल जब भी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। ये समझ में आया कि कर्ता में सकर्मक व अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होता है। नंबर 2 पर लिखिए, ये आपके बहुत काम के हैं नोट जो मैं नोट करवा के लिख रहा हूँ। नंबर 2 नोट लिखिए, कृतवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाती है, क्रिया भी बदल जाती है। कृतवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। देखो जैसे ही हम कर्ता को, जैसे मैंने कहा राम खेलता है, राम खेलता है, सीता खेलती है, ठीक है। तो कर्ता कृतवाच्य में जैसे ही हम कर्ता का लिंग बदलेंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी। क्या? क्रिया भी बदल जाएगी।
ये 2 नोट है, ये आप लोगों को अच्छे से नोट करने हैं क्योंकि ये सब आपको पहचानने में सहायता करते हैं। और ये कोई ट्रिक नहीं है, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये इसका ही पार्ट है, इसलिए मैंने अच्छे से नोट करवा के इसको लिख दिया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम कर्तवाच्य के एग्जाम्पल की बात करें, बच्चा खेलता है या राम खेलता है, राम खेलता है। मैंने क्या कहा था, जब क्रिया कर्ता पर निर्भर होती है, क्रिया कर्ता पर निर्भर होती है। देखिए क्या राम खेलता है, क्या खेलता है, मैंने कहा था सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। खेलना कैसी क्रिया है, खेलना है सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया। और कौन खेलता है, राम खेलता है, तो राम खेलता है। भाई मैंने कहा था कि जब हमारे पास क्रिया का उत्तर होता है तो क्या होगी, सकर्मक, और जब उत्तर नहीं होगा तो अकर्मक। मैंने कहा खेलता है तो आपके दिमाग में एकदम कोई ना कोई उत्तर आएगा। क्या खेलता होगा यार, हो सकता है क्रिकेट खेलता हो सकता है चिड़िया बल्ला खेलता हो सकता है बैडमिंटन खेलता हो, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी। ठीक है, तो राम खेलता है। मैंने एक दूसरा पॉइंट लिखवाया है कि कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सीता खेलती है, सीता खेलती है। जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग बदला, जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग बदला तो क्या हुआ, क्रिया भी बदल गई। क्या, क्रिया भी बदल गई। भाई मैंने राम की जगह सीता कर दिया, भाई स्त्री पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग किया तो क्रिया क्या हुआ, क्रिया भी बदल गई। यहाँ खेलता था, यहाँ खेलती हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। मैंने कहा था कि अगर हम बात करें कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। सकर्मक दौड़ना कैसी क्रिया है, दौड़ना है अकर्मक क्रिया। भाई घोड़ा दौड़ता है लेकिन दौड़ने का कोई उत्तर हमारे दिमाग में नहीं आता। जैसे राम खेलता है, खेलने का उत्तर हमारे दिमाग में आता है क्या, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला, कुछ भी खेल सकता है। लेकिन घोड़ा दौड़ता है तो दौड़ना कैसी है, अकर्मक क्रिया। तो दूसरा पॉइंट सेट बैठता है, यहाँ पे इस अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। मैंने कहा था कि लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाएगी। जैसे ही मैंने घोड़े का किया, घोड़ी, घोड़ी दौड़ती है। तो जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग बदला तो क्रिया भी बदल गई। अर्थात कर्तवाच्य में क्रिया किस पर निर्भर होती है, क्रिया निर्भर होती है कर्ता पर। जैसे ही कर्ता को बदला तो क्रिया भी बदल गई। क्या हुआ, क्रिया भी बदल जाती है। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, गोपाल पुस्तक पढ़ता है। गोपाल पुस्तक पढ़ता है। मैंने कहा था कि सकर्मक अकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग होगा। गोपाल पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ या अकर्मक का, सकर्मक हो गया। कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाएगी। जैसे ही मैंने कर्ता को बदला, गोपाल की जगह अगर मैं बोलता हूँ सीता पुस्तक पढ़ती है तो क्रिया भी बदल जाती है। ठीक है, क्या हुआ, क्रिया भी बदल जाती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अकर्मक क्रिया का। सीता सोती है, सीता सोती है, क्या करती है, सीता सोती है या रोती है या हंसती है। सीता क्या करती है, सीता हंसती है, सीता हंसती है, क्या करती है, सीता हंसती है। ठीक है, सीता क्या कर रही है, हंस रही है। तो ये क्या हुआ, ये अकर्मक क्रिया हुई। कैसा, अकर्मक क्रिया। अगर मैं सीता को बदल देता हूँ, अकर्मक क्रिया पढ़ी हो, ये नहीं कहा मैंने कि अकर्मक क्रिया होगी तो लिंग बदलने पर क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे ही मैंने किया राम हंसता है तो क्रिया बदल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके कृतवाच्य होती है जिसमें क्रिया किस पर निर्भर करती है, क्रिया आपकी कर्ता पर निर्भर करती है। यह आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा और आपकी अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं कर्म, क्या देखते हैं हम, नंबर 2 पर हम देखते हैं कर्मवाच्य। नंबर 2 पर डालिए क्रमवाच्य। क्या, क्रमवाच्य, क्रमवाच्य। ये मत सोचना कि ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है।
आप लोगों के एग्जाम में वाच्य से क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन आपके टॉपिक में होता है, वाच्य का टॉपिक आपके उसमें होता है। क्या होता है? आपके उसमें वाच्य का टॉपिक होता है। कर्म वाच्य, क्रिया का वह रूप या क्रिया जिस रूप में कर्म पर निर्भर होती है, या क्रिया जिस रूप में वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्या? कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की क्या होता है? वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया किस पर निर्भर करती है? कर्म पे, और कर्त में कर्ता पर, कर्म वाच्य में किस पर निर्भर करती है? कर्म पर निर्भर करती है। किस पर? कर्म पर निर्भर करती है। नोट कर लिखिए क्या कहलाते हैं? कर्म वाच्य। नोट पर लिखिए, कर्म वाच्य में क्रिया, कर्म वाच्य में क्रिया कर्म वाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं होता? नहीं पड़ता। जबकि कर्त वाच्य में क्या होता था? कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर प्रभाव पड़ता था। नंबर 2 नोट में लिखिए, कर्म वाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। ठीक है, कर्म वाच्य में क्रिया सकर्मक होती है और कर्म वाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव क्यों पड़ेगा? जब इसमें क्रिया का प्रभाव किस पे, क्रिया किस पे निर्भर करती है? कर्म पर निर्भर करती है। किस पर? कर्म पर निर्भर करती है। जैसे राधा के द्वारा गीत गाया गया। जैसे राधा के द्वारा गीत गाया गया। जैसे राधा के द्वारा गीत गाया गया। अगर मैं लिंग बदल देता हूँ, राम के द्वारा गीत गाया गया। अब बताइए, मैंने यहाँ पे स्त्रीलिंग, यहाँ पे पुल्लिंग लिया, मैंने कर्ता को बदल दिया, लेकिन क्रिया गाया गया और गाया गया। क्या गाया गया? गीत गाया गया। किस पे क्या गाया गया? गीत गाया गया। तो क्रिया किस पर निर्भर करती है? कर्ता पर। और क्रिया कैसी है? सकर्मक है। कैसी क्रिया है? क्रिया कैसी है? सकर्मक है। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है। राम से पत्र, या राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम से पत्र लिखा जाता है। या कह सकते हैं राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, या कह सकते हैं कि राम से पत्र लिखा जाता है। अब मैं इसका लिंग बदलता हूँ, राम के स्थान पर करता हूँ सीता। सीता से पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है। क्या कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पत्र लिखने का क्या होता है? लिखना होता है क्रिया। अगर मैं कहूँ लिखा जाता है, क्या वह लिखता है? क्या लिखता है? कुछ तो लिखता होगा यार। पत्र लिखता है, वो क्या पुस्तक लिखता है, नोवेल लिखता है, कुछ तो लिखता होगा ना। हाँ, कुछ तो लिखता है, वो कोई तो ऐसी चीज़ है जो वो लिखता होगा। तो हमारे पास इसका उत्तर होता है।
भाई राम से पत्र लिखा जाता है और सीता से पत्र लिखा जाता है, दोनों में कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन क्रिया किस पर निर्भर करती है? पत्र के साथ। पत्र क्या है? कर्म है। और अगर हम बात करते हैं पत्र कर्म है और क्रिया जो है लिखता, ये कैसी है? सकर्मक है। कैसी है? सकर्मक क्रिया है। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रोहित के द्वारा पौधों को सींचा जाता है। रोहित के द्वारा पौधों को सींचा जाता है। पौधों को सींचा जाता है। क्या किया जाता है? पौधों को सींचा जाता है। रोहित के द्वारा पौधों को सींचा जाता है। रोहित के द्वारा पौधों को सींचा जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि रोहित के द्वारा पौधों को सींचा जाता है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सीता के द्वारा पौधों को सींचा जाता है, तो क्रिया के बदलने पर, कर्ता के बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता? क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अगर मैं कहूँ कि सीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। क्या किया जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है भाई, राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। मैं हर बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग बोलोगे कि सर बार बार रिपीट करते हो। मैं रिपीट इसलिए करता हूं दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, मैंने राम का लिंग बदला, हर सेंटेंस में मैं आपको बदल के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ सके। मैंने कहा राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है और सीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कर्ता के बदलने पर। कर्ता का जैसे हमने लिंग बदला तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और क्रिया कैसी है? सकर्मक है। तो ये क्या हो गया? आपका कर्मवाच्य का उदाहरण हुआ। क्या? कर्मवाच्य। ये आपने नोट कर लिया होगा सब कुछ। अब हम देखते हैं भाववाच्य। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम 1 घंटे तक पढ़ा पाए। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, थोड़ा और सपोर्ट करो अच्छे से दोस्तों, ताकि हम जल्दी से डिजिटल बोर्ड ला सके और आपको 1 घंटा क्लास दे सके। क्या? भाववाच्य। नंबर 3 देखते हैं, भाववाच्य। छोटा टॉपिक है ये, इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं होता, और इसमें लगभग हम चीज़ें लगभग समझ चुके होते हैं पहले से। सकर्मक अकर्मक का हमें पता होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम पहले से जानते हैं। क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कर्ता कर्म इन सब के बारे में हम पहले से पढ़ चुके होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत नहीं होती। भाववाच्य ये आसान से हो जाते हैं। भाववाच्य क्रिया, भाववाच्य क्या होते हैं? जिसमें भाव की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है, भाव की क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है। किसकी? भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, इसमें ना कर्ता क्रिया कर्म पर निर्भर करती है और ना ही क्रिया कर्ता पर, बस इसमें भाव की प्रधानता होती है। और जहाँ हमारी भावना का एहसास होगा वहाँ पे आपका क्या होगा? भाववाच्य। ठीक है, इसमें नोट कर कर लिखिए। भाववाच्य में असमर्थता, असमर्थता या निषेध। निषेध का मतलब होता है आपका क्या? नहीं। क्या होता है? निषेध का मतलब होता है नहीं। भाववाच्य में असमर्थता या निषेध का भाव प्रकट होता है, का भाव प्रकट
होता है। ठीक है। भाववाच्य में असमर्थता या निषेध अर्थात नहीं का भाव प्रकट होता है। अगर बात करें भाववाच्य में क्रिया आक्रामक होती है। क्रिया क्या होती है? क्रिया आक्रामक होती है। क्या होती है? क्रिया आक्रामक होती है। ठीक है। भाववाच्य में क्रिया आक्रामक होती है। क्या होती है? क्रिया आक्रामक होती है। हिंदी में भाववाच्य में क्रिया, हिंदी में भाववाच्य में क्रिया सदा क्रिया सदा पुल्लिंग क्या होती है? पुल्लिंग व एक वचन होती है। भाई भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सदा पुल्लिंग होती है और एक वचन होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मोहन से खाया नहीं जाता। जैसे मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। अब एक बात देखिए, मोहन से खाया नहीं जाता, अधिकतर क्रिया क्या होगी? आक्रामक होगी। और क्या होगी? भाववाच्य में भाई जो हमारी भावना है उसमें असमर्थता अर्थात हम किसी काम को करने में असमर्थ होंगे। किसी काम को करने में हम असमर्थ होंगे। हमें लगेगा कि हम किसी काम को करने में असमर्थ है। क्या है? हम किसी काम को करने में असमर्थ है ऐसा। और निषेध या फिर आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। निषेध वाक्य मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है? मोहन से खाया नहीं जाता। भाई बड़ी दुख की बात है कि मोहन से खाया नहीं जाता। भावनाओं से जुड़ा हुआ बात है ना, लगता है ना कि भावनाओं से जुड़ी हुई है। भाई उससे खाया नहीं जाता या पक्षी से उड़ा नहीं जाता, तो कितनी दुख की बात है। कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें होती है। मोहन से खाया नहीं जाता निषेधात्मक भी है और ये अपने काम को करने में क्या है? असमर्थ भी है। क्या है? ये अपने काम को करने में असमर्थ भी है और उससे खाया नहीं जाता, तो ये क्या है? निषेधात्मक भी है। क्या है? निषेधात्मक भी है। क्या है? ये निषेधात्मक भी, ये वाक्य निषेधात्मक है। नाना जी से जोर से हंसा नहीं जाता, या नाना जी से हंसा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। भाई नाना जी से हंसा नहीं जाता अर्थात नाना जी अपने काम को करने में असमर्थ है। कैसे है? असमर्थ है, उनसे हंसा नहीं जाता। दुख होता है, भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, लेकिन नाना जी से हंसा नहीं जाता, असमर्थता। और हंसना क्या होता है? आक्रामक क्रिया होती है। क्या आक्रामक क्रिया होती है? दूसरा ये निषेधात्मक भी है। ये हो गया निषेधात्मक। क्या हुआ? निषेधात्मक भी है। ये क्या है? निषेधात्मक भी है। और देखिए आप कुछ एग्जाम्पल और देखिए। मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से किससे? मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, नहीं जाता। अब क्या है? मरीज से उठा नहीं जाता। उठना क्या है? आक्रामक क्रिया है और वैसे भावना से जुड़ी है, असमर्थता प्रकट करती है और क्रिया एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है। उठना क्या है? उठना होती है क्रिया और ये क्या है? ये है पुल्लिंग। क्या? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग है। क्रिया पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि
कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो आप लोग बता सकते हो। छोटा टॉपिक था, थोड़ा आसान था, क्योंकि हम लगभग इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं, क्रिया को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। दूसरा, हमारा जो कर्म था, जो हमारा जो हमारी सकर्मक अकर्मक क्रिया थी, भाव को हम अच्छे से जानते थे। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि लोग जुड़ सके और आपका परिवार बड़ा हो सके। आप लोग सपोर्ट करिए जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, और थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।